हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों कुछ ही दिनों में आप लोगों का हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है। उसी के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट बीपीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग यानी कि लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। और दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एक एक प्रश्न को देखना है, यानी कि मैं आपको आंसर बताऊंगा उसको देखना है और तुरंत उसको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। उसके बाद वीडियो खत्म होने के बाद उसको रिवीजन करना है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे दोस्तों तो ये वीडियो देखने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी रिवीजन कर लेते हैं तो जैसे ही आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलेगा वहां आप आसानी से इसका आंसर लिख दोगे। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे दोस्तों क्यों है वो जो है दोस्तों सिर्फ ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को बनाता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपका टारगेट 400 है, 450 प्लस है या फिर 300 प्लस है तो दोस्तों आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न को करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों जितने भी प्रश्न लाए हैं ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कारगर साबित होगा आपके एग्जाम के दिन। तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एक बार जम करके शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास में ज्वाइन कर पाए और शानदार के साथ क्लास को कर पाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। धम्म क्या है, इसे किसने चलाया? क्वेश्चन आपको पूछेगा। अगर आपको अपने शब्दों में लिखना है तो हम लोग जानते हैं कि धम्म जो है वो एक प्रकार का शब्द है, सॉरी धम्म जो है एक प्रकार का धर्म है, ठीक है, जो कि अशोक के द्वारा चलाया गया था। धम्म में जो है अच्छी बातें थी, यहाँ पर सभी धर्म को आने की इजाजत थी, यानी कि इस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट बहुत कुछ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको आंसर देखना है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं धम्म जो है वो विभिन्न धर्मों यानी कि अलग अलग धर्मों में अंतर्हित बातों का सार है। मतलब यानी कि सभी धर्म में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं, तो दोस्तों उसी अच्छी बातों को मिलाकर के एक धम्म को बनाया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, ठीक है। तो धम्म जो है वो अलग अलग धर्मों में अंतर्हित बातों का सार है। इससे आचार संहिता के रूप में भी देखा जाता है। धम्म के दो पहलू है, धम्म के टोटल दो पहलू है, एक आपका स्वीकारात्मक, एक आपका निषेधात्मक। स्वीकारात्मक जो पहलू है दोस्तों उसमें आपका हो गया दान, दया, क्षमा, अहिंसा, भाईचारा, परोपकार, ये सभी जो दोस्तों वो किस में आते हैं? स्वीकारात्मक में आते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर बात करेंगे हम लोग निषेधात्मक का तो इसमें जो है आपका पहलू हिंसा का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, क्रोध का त्याग यानी कि गुस्सा का त्याग, पाप से बचना, ये सभी आपके निषेधा त्याग में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा धम्म के टोटल दो पहलू है जिसमें आपका स्वीकारात्मक है। स्वीकारात्मक में क्या हो गया? जैसे कोई दक्षिणा दिया, कोई दान दिया, कोई क्षमा, कोई अहिंसा, भाईचारा, ये सभी आपके स्वीकारात्मक में आएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग निषेधात्मक का तो दोस्तों इसमें जो आपका हिंसा का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, क्रोध का त्याग यानी कि गुस्से को कम करना, हिंसा का यानी कि हिंसा, लड़ाई वगैरह कुछ भी मत करना, ठीक है। और धम्म मौर्य शासक अशोक द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो आपको जो है धम्म के बारे में कुछ इस प्रकार लिख देना है कि उसमें टोटल दो पहलू है और एक पहलू आपका स्वीकारात्मक है, एक आपका निषेधात्मक। और स्वीकारात्मक में क्या क्या वो आपको पता चल गया और निषेधात्मक क्या क्या है आपको वो पता चल गया, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, भूमि अनुदान क्या है? पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे उसके बाद फिर हम लोग दीर्घ को करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है और प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि भूमि अनुदान क्या है, इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? भूमि अनुदान क्या है और इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भूमि अनुदान होता क्या है। देखिए भूमि अनुदान दोस्तों उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति को जमीन के रूप में दी जाती है। भूमि अनुदान मतलब जो किसी व्यक्ति को, जो किसी मनुष्य को जमीन के रूप में दी जाती है उसी को बोलते हैं भूमि अनुदान, ठीक है। इसे प्रायः दोस्तों बौद्धों, ब्राह्मणों एवं विद्वानों को दान स्वरूप दिया जाता था। किसको? एक आपका बौद्ध को, एक ब्राह्मण को, एक विद्वानों को दान स्वरूप यानी कि दान के तौर पर इसको दिया जाता था। किसको? भूमि दान को यानी कि अनुदान को, ठीक है। और भूमि अनुदान की प्रथा को सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने आरंभ की थी। आपको सातवाहन शासकों के बारे में मालूम है ना? तो बिल्कुल भूमि अनुदान की जो प्रथा है सबसे पहले किसने? सातवाहन शासकों ने जो है शुरू की थी। उसके बाद सातवाहनों ने बौद्ध एवं ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दिया, ठीक है। और सातवाहन जो है वो बौद्ध और ब्राह्मण इन दोनों को जो है भूमि क्या दिया? अनुदान में दिया। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि को अग्रहार कहा जाता था और ब्राह्मणों को जो दिया जाने वाला भूमि था उसको क्या कहा जाता था? अग्रहार। अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्राह्मण को जो भूमि अनुदान किए जाते थे उसको क्या कहा जाता था तो बिल्कुल इसको जो है अग्रहार कहा जाता था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, इंडिका क्या है? हम लोग जानते हैं इंडिका एक बुक है, बिल्कुल बुक है, लेकिन इंडिका क्या है, ये किसके द्वारा रचना की गई है? ये भी हम लोग जानते हैं कि इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई किताब है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा इंडिका जो है वो किसकी रचना है, ठीक है। उसके बाद इसमें निहित विवरण किस विषय पर है, यानी कि इसमें जो दिया गया विवरण यानी कि इसमें ये जो बुक है वो किसके लिए बनाया गया है, उसमें क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए
इंडिका जो है दोस्तों वो मेगास्थनीज की रचना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इंडिका जो है इसके रचनाकार कौन है, तो वो है मेगास्थनीज। आपको क्वेश्चन पूछेगा अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, तो वो है कौटिल्य। आपको क्वेश्चन पूछेगा मनुस्मृति के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों वो है मनु। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें इंडिका के बारे में, तो इंडिका जो है दोस्तों वो मेगास्थनीज की रचना है। ध्यान दीजिएगा, इंडिका जो है किसकी रचना है, मेगास्थनीज की रचना है। यह यूनानी मूल का था, ये जो है किसका था, वह जो है यूनानी मुल्क का था। कौन, मेगास्थनीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेगास्थनीज जो है वो यूनानी मुल्क का था तथा यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था। इंडिका में निहित विवरण राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विषय पर है। यानी कि इंडिका में जो विवरण दिया गया है, एक आपके राजनीति को लेकर के, एक भौगोलिक को लेकर के, एक सांस्कृतिक को लेकर के, एक सामाजिक को लेकर के, इन्हीं विषय पर जो है उस पर विवरण दिया गया है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के नगर प्रशासन, सामाजिक वर्गीकरण एवं तत्कालिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का चित्रण प्रस्तुत किया है। तो आपको समझ में आ गया कि जो मेगास्थनीज है वो अपने बुक जिसका नाम क्या है, इंडिका, उस पर जो है नगर प्रशासन के बारे में, सामाजिक वर्गीकरण के बारे में और तत्कालिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का जो है वहां पर चित्रण को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो हो सके तो आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 4, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन, जो मैं आपको वीवीआई लगाता हूं उसमें आप लोग भी लगा दीजिए। ठीक है, ये भी वीवीआई आपका, ये भी वीवीआई है, और जो आपका पहला वाला है वो भी आपके वीवीआई है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने से क्या हानि हुई थी। आपको मालूम है ये जो जजिया कर है वो औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था, बिल्कुल सही है। किस पर लगाया गया था दोस्तों, जिम्मियों पर। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जजिया कर है वो किससे लिया जाता था, तो बिल्कुल वो जो है आपके जिम्मियों से लिया जाता था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या था कि औरंगजेब द्वारा जो जजिया कर लगाया जाता था उससे आखिर नुकसान क्या हुई, उससे आखिर हानि क्या हुई, प्रॉब्लम क्या हुई, समस्या क्या हुई, समझते हैं। देखिए 1679 में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न आपके आ चुके हैं। ठीक है, 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि जजिया कर कब लागू हुआ था, तो 1679 में हुआ था। किसने किया था, बिल्कुल औरंगजेब ने किया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता तीर्थ यात्रा कर के बारे में, तो मैंने आपको कई बार बताया है जो तीर्थ यात्रा कर है दोस्तों वो कब समाप्त किया गया था, तो बिल्कुल 1563 में। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जब वो तीर्थ यात्रा पर थे उसी समय दोस्तों उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, यानी कि कब, 1563 में। ठीक है, अब देखिए 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को लागू किया। यह जो है हिंदुओं पर लगाया जाने वाला अत्यंत घृणित कर था, यानी कि ये जो है हिंदुओं पर लगाने वाला एक प्रकार का घृणित टैक्स था। ठीक है, यह नीति मुगल साम्राज्य के विघटन और विनाश का कारण बनी, यानी कि जो मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ और विनाश हुआ उसमें से एक ये भी कारण है। कौन सा, ये जजिया कर वाला। ठीक है, और जजिया कर लगा देने से राज्य की आय में अवश्य वृद्धि हुई, यानी कि जजिया कर लगाने से राज्य की आय में जो है वृद्धि तो हुई, लेकिन उससे मुसलमान व्यापारियों को चुंगी से मुक्त कर देने के कारण राज्य की आय की बड़ी क्षति हुई। ठीक है, उससे क्या हुआ, मुसलमान जो व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, उसको चुंगी से मुक्त कर देने के कारण राज्य की आय की जो है बहुत बड़ी क्षति हुई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय को महंतता शासक क्यों कहा जाता था। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर ये जो विजयनगर के साम्राज्य है, विजयनगर जो साम्राज्य है वहां पर एक शासक था जिसका नाम क्या था, कृष्णदेव राय, वो आखिर महंतम शासक क्यों कहा जाता था। क्योंकि आपको मालूम है ये जो कृष्णदेव राय था दोस्तों वो आपके तुलु वंश से था। किस वंश से, तुलु वंश से। ध्यान रखिएगा, वो कौन से वंश से था, टोटल तुलु वंश से था। ठीक है, और कृष्णदेव राय जो था दोस्तों वो जो है उसके जमाने में जो शासनकाल था उस समय ये जो विजयनगर साम्राज्य है बहुत ज्यादा तरक्की किया था, मुहिम को छुआ था, इसीलिए इसको महान शासक कहा जाता था। लेकिन हम लोग और विस्तार पूर्वक इसके बारे में आंसर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि आखिर विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे जिसका नाम था कृष्णदेव राय, उसको आखिर महानतम शासक क्यों कहा जाता था। ठीक है, देखिए विजयनगर में 3 वंश के शासकों ने शासन किया। आपको पता है विजयनगर में टोटल 3 वंश के शासकों ने क्या किया, शासन किया। ठीक है, इसमें जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो कौन थे, कृष्णदेव राय। कौन थे, कृष्णदेव राय, इसको जो है प्रसिद्ध शासक माना जाता है। और अभी हमने आपको बताया ये जो है तुलु वंश के गद्दी पर 1509 ईस्वी में बैठे थे। कब, तुलु वंश के गद्दी पर कब बैठे थे, 1509 ईस्वी में। ठीक है, और 1529 ईस्वी तक शासन किया। उसे महानतम शासक मानने के कारण जो है वो निम्नलिखित है, यानी कि इसको महान क्यों माना जाता था उसके कारण नीचे दिया हुआ। देखिए वह एक महान योद्धा था और उसने विजयनगर की सेनाओं को अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली बनाया, जिसे वह दक्षिण की सबसे शक्तिशाली सेना बन गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, वो जो है दक्षिण की सबसे ज्यादा शक्तिशाली सेना बन गई। किसने बनवाया था, ये बनवाया था दोस्तों महान योद्धा। कौन, बिल्कुल कृष्णदेव राय, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका,
वो एक महान निर्माता था, वो एक महान निर्माता था। उसने एक शहर बसाया तथा एक भव्य तालाब का निर्माण करवाया। उन्होंने धार्मिक संस्थाओं और मंदिरों को अनुदान भी दिए। ठीक है, तो दोस्तों टोटल 3 रीजन थे, 3 कारण थे जिसके कारण जो है इसको यानी कि कृष्णदेवराय को महानतम शासक कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अल ब्रूनी की यात्रा के क्या उद्देश्य थे? आपको मैंने कई बार बताया कि अल ब्रूनी जो है उसको बंदी बना के लेके आया गया था, यानी कि वो जो है एक प्रकार का बंदी किसको बोलते हैं, यानी कि गुलाम बना करके। ठीक है, जैसे कि कोई पहले हमला करता था तो वहां से जितने भी लोग रहते थे उसको उठा लिया जाता था और उसको काम करने के लिए गुलाम बना करके लेके आया जाता था। ठीक है, तो उसमें जो अल ब्रूनी थे जिसके ऊपर किताबुल हिंद, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, कौन सी किताब लिखी है? किताबुल हिंद। ठीक है, अल ब्रूनी। और वहीं पे इब्न बतूता कौन सा किताब लिखा है? बिल्कुल आपका रहला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया शुरू में कि जो मैंने आपको बताया ना कि मनुस्मृति की जो रचना वो किसने की थी, धम्म की शुरुआत किसने की थी, ये सभी पॉइंट दोस्तों आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि जो अल ब्रूनी है उसकी यात्रा के उद्देश्य क्या थे, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि अल ब्रूनी की यात्रा के क्या उद्देश्य थे, इसको समझते हैं। देखिए अल ब्रूनी यह समझना चाहता था कि वह कौन सा तत्व है जिसने भारतीयों की चिंतन पद्धति को निर्धारित किया था। अल ब्रूनी जो है ये चीज को समझना चाहता था कि आखिर वो कौन सा तत्व है जिसने भारतीयों की चिंतन पद्धति को निर्धारित किया था। ठीक है, वो है तुलनात्मक धर्म के अध्ययन में दिलचस्पी लेता था। किसके धर्म के अध्ययन में? तुलनात्मक धर्म। ध्यान रखिएगा, अल ब्रूनी जो है वो तुलनात्मक धर्म के अध्ययन में दिलचस्पी लेता था। ठीक है, अल ब्रूनी को भारतीय धर्म एवं दर्शन में गहरी रुचि थी। उसकी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारतीय धर्म एवं दर्शन का अध्ययन करना था, यानी कि वो, क्योंकि आप जानते हैं वो जो है अपने जमाने में बहुत बड़े विद्वान थे, तो दोस्तों वो भारत आकर के जो है संस्कृत सीखे थे। ठीक है, तो उसका जो उद्देश्य था वो क्या था? एक तो भारतीय धर्म और दर्शन का जो है अध्ययन करना उसका एक प्रकार का मुख्य उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य था। उसे सटीक रूप से प्रस्तुत करना था और उसे सटीक रूप से प्रस्तुत करना था। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 जो कि काफी इंपोर्टेंट था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। एक वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है जैसे कि आप जानते हैं, तो प्लीज आप लोग जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे एक बार अपने सारे दोस्तों को, ताकि वो भी क्लास में जुड़ पाए, बहुत मजे के साथ क्लास कर पाए। ठीक है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन आज का। एक चीज आपको बता देते हैं यहाँ पर कौन कौन सा इंपोर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। देखिए जो सबसे पहला वाला आपका क्वेश्चन था वो आपका VBI था। ठीक है, जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा वाला क्वेश्चन वो क्या है? इंडिका की रचना किसने की? मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और प्लीज आप लोग अच्छे से जो है इसको नोट कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आंसर जितने भी मैं आपको बताता हूं उसको लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने से नहीं होगा। अगर आप अच्छे टारगेट, अच्छा मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। और सुनिए, अगर थोड़ा देर भी आप मेरी बात को सुन लेते हैं तो 100% है एग्जाम में जैसे आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आप आसानी से वहां पर आंसर दे दोगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो प्रश्न था, धम्म क्या है, इसने क्या क्यों चलाया, मैंने किसने चलाया, ये आपका VBI था। जो आपका तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों, इंडिका किसकी रचना है, ये आपका इंपोर्टेंट मेगास्थनीज की रचना है। इसमें क्या क्या विवरण दिया हुआ है, बिल्कुल सामाजिक राजनीति के बारे में, सब कुछ के बारे में दिया गया है। जो तीसरा चौथा था आपका, ये भी इंपोर्टेंट है। और इनके द्वारा जजिया कर लगाने से क्या हानि हुई थी, बिल्कुल आपको पता है क्या क्या हानि हुई थी, मैंने आपको बताया। जो आपका पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आपका इंपोर्टेंट, जो पांचवा है, विजयनगर के शासकों में कृष्णदेवराय को महानतम क्यों कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये भी आपका VBI था, यानी कि अल ब्रूनी की यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो प्लीज ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, पहाड़िया लोगों की जीविका के क्या साधन थे, यानी कि जो पहाड़ में जो लोग रहते थे वो जीवन यापन अपना कैसे करते थे, जीवन को कैसे गुजारते थे। तो देखिए पहाड़िया लोग जो है दोस्तों, उसके जो जीविका के निम्नलिखित साधन थे, यानी कि वहां पर जो जीवन यापन करते थे तो उसके क्या क्या साधन था उसको समझते हैं। सबसे पहला, पहाड़िया लोग जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे, यानी कि वहां पर जो है जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। ठीक है, वे इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों के नीचे आराम करते थे, यानी कि आम के पेड़ों के नीचे छाया में वो आराम करते थे और झोपड़ियों में, यानी कि पेड़ों के बीच जो बनी एक झोपड़ी होती थी उसी में रहते थे। इमली के पेड़ों के बीच, ध्यान दीजिएगा, इमली के पेड़ों के बीच बनी जो झोपड़ी होती थी उसी में रहते थे और आम के पेड़ों के नीचे आराम करते थे। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पहाड़िया लोग के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या था कि राजमहल के जंगलों में पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल एकत्र करते थे, बेचने के लिए रेशम का कोया और राल और काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां एकत्र करते थे। तीसरा पॉइंट है,
पेड़ों के नीचे जमने वाली घासों पर उनके पशु जीवित रहते थे और वो पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। ठीक है, तो पेड़ों के नीचे जो जमने वाली जो घास थी उसी पर पशु जीवित रहते थे और वही पशुओं के लिए चारागाह बन जाती थी। चौथा पॉइंट, पहाड़िया लोग जो है वो झीम की खेती करते थे। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जो पहाड़िया लोग थे दोस्तों वो किसकी खेती करते थे, तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है झूम की खेती। किसकी खेती? झूम खेती। तो ये 4 पॉइंट है आपका पहाड़िया लोग का जीवन यापन के गुजारने के साधन। ठीक है, चलिए, यानी कि वो लोग जीवन यापन कैसे करते हैं ये 4 पॉइंट आपको लिख देना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपके 8, मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे कौन थे इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। देखिए, मंगल पांडे 1857 ईस्वी के विद्रोह के जनक और महान देशभक्त थे। मंगल पांडे कौन थे? 1857 ईस्वी के जो विद्रोह हुआ था उसी के जनक भी थे और महान देशभक्त थे। वे बैरकपुर की 34वीं सैन्य बटालियन का एक साधारण सिपाही थे। उन्होंने चर्बी वाले करतूत का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों के धर्म विरोधी आदेश की अवहेलना की। ठीक है, सार्जेंट मेजर हॉगसन के आदेश अनुसार किसी भारतीय सैनिक ने पांडे को कैद नहीं किया, तो उन्होंने हगसन और बाम को उसके घोड़े सहित ढेर कर दिया। आगे उन्हें कैद कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ठीक है, तो कब इसको फांसी दे दी गई थी? किसको? मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उसे जो है फांसी दे दी गई। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन में आपको जाएंगे 9, पहला हिल स्टेशन कब बना? ये देखिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पहला हिल स्टेशन है वो कब बना और हिल स्टेशन क्यों बनाए गए आपको मालूम है? अगर आपको सही से पता होगा तो दोस्तों अंग्रेजों का जो है, ब्रिटिश का जो है वातावरण जो दोस्तों थोड़ा सा ठंडा होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, और इंडिया में दोस्तों गर्मी ज्यादा पड़ता है। बस वही गर्मी के कारण जो वो लोग जो है हिल स्टेशन बनाए, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा आरामदायक होता था और इसलिए वहां पर वो लोग रहते थे। और वहां पर दोस्तों भारतीयों को बिल्कुल भी मना था, भारतवासी जो लोग होते थे वहां पर नहीं जाते थे। ठीक है, वहां पर सिर्फ भारत के जो सैनिक होते थे उन्हीं को जाने का ऑर्डर होता था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपका क्या था कि जो हिल स्टेशन है वो क्यों बनाए थे, कब बना, सबसे पहला बात, और दूसरा ये क्यों बनाए जाते थे, यानी कि क्यों बनाए गए, इसको समझते हैं। क्वेश्चन 9 आपका। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, ये जो पहला हिल स्टेशन है वो आपके हिमाचल प्रदेश में, शिमला, ये जगह कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो पहला हिल स्टेशन जो है वो शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में था, जिसकी स्थापना गोरखा युद्ध कब हुआ था ये भी आपको कभी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। गोरखा युद्ध जो है 1815 से लेकर के 16 के बीच में की गई थी। ठीक है, तो पहला हिल स्टेशन जो है वो शिमला में बनी थी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? जब गोरखा युद्ध चल रहा था, यानी कि 1815 से लेकर के 1600 ईस्वी के बीच में, उसी के दौरान में की गई थी। हिल स्टेशन फौजियों के ठहरने, सरहद की चौकसी करने और दुश्मन आक्रमण करने के लिए बनाए गए थे। हिल स्टेशन फौजियों को ठहरने की जगह भी था, क्योंकि वहां पर भारत के फौजी लोग रहते थे। ठीक है, और वो पहरा करते थे उन लोगों का, और सरहद की चौकसी करने के लिए भी था, और दुश्मन आक्रमण करने के लिए, यानी कि दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए भी इसको बनाया गया था। ठीक है, शिमला हिल स्टेशन अंग्रेजों और यूरोपियनों के लिए भी आदर्श स्थान था, यानी कि जो शिमला हिल स्टेशन था वो अंग्रेज के लिए और यूरोपियनों के लिए भी क्या था? आदर्श स्थान था। ठीक है, तो 9 नंबर जो क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन आपका क्या था कि हिल स्टेशन क्यों बनाए गए? तो बिल्कुल आक्रमण करने के लिए बनाए गए, मैंने आपको बताया, और युद्ध करने के लिए, चौकसी करने के लिए, दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए, फौजी को ठहरने के लिए बनाए गए थे। और पहला हिल स्टेशन जो है वो कब हुई थी? गोरखा युद्ध के समय, यानी कि गोरखा युद्ध कब हुआ था? 1815 से लेकर के 1600 के बीच में हुआ था। कहां पर बनी थी? बिल्कुल शिमला और हिमाचल प्रदेश में बनी थी। तो प्लीज ये सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार मिली? क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि भारत को जो आजादी है वो किस प्रकार मिली। वैसे अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आराम से आप 2 या 3 पेज लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आपका। देखिए 26 जुलाई 1945 ईस्वी को ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार में आती है, यानी कि 26 जुलाई के दिन 1945 को 26 जुलाई के दिन क्या होती है? ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की सरकार आती है। और आपको मालूम है ये जो लेबर पार्टी की सरकार थी दोस्तों वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दयालुता थी, उसमें थोड़ा सा क्या था? दया था। ठीक है, तो 26 जुलाई 1945 ईस्वी को ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार में आती है और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन? क्लीमेंट एटली, ध्यान दीजिएगा, क्लीमेंट एटली जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। एटली की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को बड़े जोरदार ढंग से पेश किया। स्थान स्थान पर दंगे हुए, आखिर राष्ट्रवादियों को विभाजन की बात माननी पड़ी। अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को
भारत आजाद हुआ और भारत के दो टुकड़े हो गए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि भारत को आजादी कैसे मिली, तो आपको सिंपली पाकिस्तान के बारे में यानी कि स्वतंत्रता किस प्रकार मिली तो लिख देना कि आजादी कैसे कैसे मिली। सबसे पहले वहां पर जो है लेबर पार्टी की सरकार बनी थी और कौन प्रधानमंत्री बनी थी, क्लीमेंट एटली नामक जो है एक प्रधानमंत्री बने थे। और एटली की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को बहुत जोरदार ढंग से क्या किया, उसकी मांगों को शुरू किया। ठीक है, और आखिरकार दो राष्ट्र भी बना और 15 अगस्त 1947 को आजाद भी हुआ। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपके 11, ये आपका दीर्घ प्रश्न है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, दीर्घ प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 11, ये दीर्घ प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपको पूछा गया। ठीक है, देखिए ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन की क्या विशेषताएं हैं, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये जो ऋग्वैदिक धार्मिक विशेषता है यानी कि जो ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन है इसका विशेषता क्या है, और उत्तर वैदिक काल में इनमें क्या परिवर्तन देखे गए, यानी कि उत्तर वैदिक काल में इनमें क्या बदलाव देखे गए। ऋग्वैदिक के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं ऋग्वेद जो दोस्तों वो सबसे पुरानी किताब है, यानी कि आपको पता टोटल 4 है, एक आपका ऋग्वेद, एक सामवेद, एक यजुर्वेद और एक आपका अर्थवेद। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आपका कि ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन की विशेषताएं क्या है और उत्तर वैदिक काल में इनमें क्या परिवर्तन देखे गए। आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, देखिए ऋग्वेद से ऋग्वेद कालीन धार्मिक जीवन एवं धार्मिक प्रथाओं तथा देवी देवताओं के विषय में जानकारी मिलती है। यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें क्या मिलता है दोस्तों, ये जो ग्रंथ है उसमें क्या मिलता है, ऋग्वेद कालीन धार्मिक जीवन एवं धार्मिक प्रथाओं तथा देवी देवताओं के विषय के बारे में, उनके बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, 1500 से लेकर के 1000 तक। अगर आपको पूछेगा ये जो हड़प्पा सभ्यता वो कब से कब तक, तो आपको एनसीईआरटी के अनुसार लगाना है 2600 से लेकर के, ठीक है, 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक, 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक, ये आपका हो गया हड़प्पा सभ्यता। और वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की, तो वो आपका हो जाएगा 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इनसे आरंभिक आर्यों की देवताओं के विषय में जानकारी मिलती है। यानी कि जो आरंभिक जो आर्य थे, आर्य के बारे में आप जानते हैं जिन्होंने किस पर, हड़प्पा सभ्यता पर हमला किया था। ठीक है, तो इनमें जो है ना कि बुक में जो है शुरू में आरंभिक जो आर्य थे यानी कि जो आर्य लोग थे, ठीक है, एक प्रकार का, उन्हीं के बारे में, देवताओं के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य जो है वो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा विभिन्न देवताओं के रूप में करते थे। ठीक है, तो आर्य जो है वो प्राकृतिक शक्तियों की जो पूजा है वो क्या करते थे, विभिन्न देवताओं के रूप में करते थे। इंद्र तथा पुरंदर उनके प्रमुख देवता थे। इंद्र और पुरंदर जो है, ध्यान दीजिएगा, इंद्र और पुरंदर जो है वो क्या थे, उनके प्रमुख देवता थे। वो युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। वो क्या थे, युद्ध और वर्षा के देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। वरुण को न्याय का देवता, सोम वनस्पति एवं सूर्य प्रकाश के देवता थे। मरुत तूफान रुद्र पशु के देवता थे। ध्यान दीजिएगा, वरुण को न्याय का देवता कहा जाता था। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, वरुण को किसको, न्याय का देवता, और सोम वनस्पति एवं सूर्य प्रकाश के देवता। ठीक है, और मरुत तूफान रुद्र पशु के देवता थे। और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना एवं मंत्रोच्चारण किए जाते थे तथा यज्ञाहुति दी जाती थी। यज्ञ एवं मंत्रोच्चारण व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बस 2-3 पॉइंट आपको याद रखना, नाम वगैरह याद रखना। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में आर्यों के धार्मिक जीवन में बदलाव के लक्षण दिखाई देने लगते थे। ठीक है, और क्या क्या बदलाव हुए थे उसी, यानी कि क्या क्या परिवर्तन हुए थे उसी के बारे में पूछ रहा है। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों के धार्मिक जीवन की में बदलाव के लक्षण दिखाई देने लगते थे। इसका काल 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में तीनों वेदों यानी कि सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद की चर्चा मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 1000 से लेकर के 600 का जो काल था वहां पर किसकी चर्चा, एक आपके सामवेद की, एक यजुर्वेद की और एक अथर्ववेद की। ठीक है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और जो ऋग्वेद की जानकारी है वो कब मिलती है, तो मैंने अभी आपको बताया 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, देखिए आगे वाला पॉइंट, इस काल में तीनों वेदों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद जैसे ग्रंथ भी लिखे गए थे। उत्तर वैदिक काल में नए देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। इंद्र एवं अग्नि अपना महत्व खो बैठे। प्रजापति या ब्रह्मा को विश्व का सृष्टिकर्ता बन गए। ठीक है, और प्रजापति या ब्रह्मा जो है वो उसको यानी कि विश्व का क्या बन गया, सृष्टिकर्ता बन गए। रुद्र के स्थान पर पशुपति या नारायण या विष्णु की पूजा संरक्षक के रूप में होने लगी। तो कुछ इसी प्रकार का आपको आंसर लिख देना है। वैसे आपका जो ऋग्वैदिक वाला जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रश्न जो है थोड़ा सा हल्का पूछता है, ये आपको थोड़ा सा टफ है, लेकिन प्लीज आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या था कि प्राचीन भारत में, क्वेश्चन क्या था कि प्राचीन भारत में नगरों के विकास पर टिप्पणी लिखे। प्राचीन भारत में नगरों के विकास पर टिप्पणी लिखे, यानी कि नगर की विकास कैसे कैसे हुई उनके ऊपर आपको टिप्पणी करने के लिए कहा है, यानी कि एक प्रकार का नोट्स लिखने के लिए कह रहा है। देखिए,
प्राचीन भारत में शिल्प, व्यापार और मौद्रिक अर्थव्यवस्था नगरों के उदय के कारण एवं परिमाणों दोनों थे। ठीक है, प्रथम नारी का प्रमाण सिंध घाटी सभ्यता में एवं द्वितीय नगरीकरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। प्रथम कब माना जाता है? बिल्कुल, प्रथम कब माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में। और जो द्वितीय नगरीकरण है वो माना जाता है दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के बाद भारत में नगरों का पुनरुत्थान ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ। महाजनपदों की राजधानियों तक्षशिला, मथुरा, उज्जैनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा उस समय के प्रमुख नगर थे। ठीक है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि ये नगर जल थल मार्गों के किनारे बसे हुए थे। इससे व्यावसायिक, व्यापारिक व राजनीतिक गतिविधियों के संचालन में सहायक मिली। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता था। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नगरों के उदयकरण जो होते थे उसको क्या कहा जाता था? द्वितीय नगरीकरण। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट, मौर्य काल में भी नगरों की संख्या में वृद्धि हुई तथा उनकी संपन्नता बढ़ी। नगर राजनीतिक केंद्र के अतिरिक्त यानी कि नगर राजनीतिक केंद्र के अलावा औद्योगिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी बन गए। पहली बार मौर्य काल में नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। पुरातात्विक साक्ष्यों से यह पता चलता है कि कुषाण काल में नगरों की संख्या एवं समृद्धि में सबसे अधिक वृद्धि हुई। नगरों के विकास के साथ ही नगरीय संस्कृति का भी विकास हुआ। नगर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गए। विभिन्न प्रकार के व्यवसायी, शिल्पी, व्यापारी उसके बाद आप अगर आगे देखेंगे तो रहने लगे। इस प्रकार प्राचीन भारत उत्तरोत्तर एवं क्रमिक रूप से नगरों का विकास हुआ। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अगर पूछा गया कि प्राचीन भारत में नगरों के विकास पर क्या टिप्पणी लिखें, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको सिंपली इसको लिख देना है। एक दो बार आप पढ़ेंगे दोस्तों आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैं आपको 100% बताता हूँ, बस आप थोड़ा सा एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या था? फ्रांसवा बर्नियर के बारे में आपको क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांसवा बर्नियर के बारे में जानते हो वो कहाँ के निवासी थे? बिल्कुल, वो फ्रांस के थे। ठीक है, देखिए बर्नियर के वेदांतों में मध्यकालीन भारतीय कृषकों के विषय में विरोधाभासी विवरण प्राप्त होता है। समीक्षा कीजिए। आपको मालूम है ये जो बर्नियर था वो फ्रांस का था। ये हमेशा क्या करता था, भारत में आने के बाद यहाँ पर वो घूमने के लिए आए थे और यहाँ का जो कंपैरिजन है यानी कि भारत का जो कंपैरिजन है वो हमेशा यूरोप से करता था और हमेशा भारत को नीचे दिखाता था। कौन? ये फ्रांसवा बर्नियर। और बहुत सारी अच्छी बातें को भी बताता। मुगल साम्राज्य में कौन कौन सी कमी थी उसके बारे में भी बताता था। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ पर बर्नियर के बारे में यानी कि उसके जो वृत्तांत थे उसी के बारे में, कृषकों के बारे में आपको सिंपली पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि जो बर्नियर के जो वृत्तांत है, जो बुक है, उसी में जो उसका कृषक के बारे में जो लिखा हुआ है उसी के बारे में दोस्तों आपको पूछ रहा है। देखिए बर्नियर के वृत्तांतों में जहां एक और सूक्ष्म गहनता एवं विश्लेषण निकलता झलकता है। यानी कि बर्नियर के जो वृत्तांत है यानी कि जो यात्रा वृत्तांत है, जैसे कि आपको पता है इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? रेहला। ठीक है, तो उसी तरीके से बर्नियर के वृत्तांतों में जहां एक और सूक्ष्म गहनता एवं विश्लेषण झलकता है, वहीं दोस्तों दूसरी ओर कुछ विरोध सभा भी दृष्टिगोचर होते हैं। बर्नियर के एक वृत्तांत में कृषकों की दयनीय दशा का वर्णन मिलता है। यानी कि बात यहाँ पर यह बताई जा रही है कि जो बर्नियर की बुक है, जो यात्रा वृत्तांत है, वहां पर एक और जो है क्रमिक रूप से नगरों यानी कि विश्लेषण मिलता है। यानी कि बताएंगे तो गहनता और विश्लेषण झलकता है किस पर? बर्नियर के यात्रा वृत्तांत से। वहीं पर दूसरी ओर अगर देखेगा तो वहां पर दोस्तों किसान पर क्या क्या अत्याचार होती थी, किस तरीके से दयनीय स्थिति किसान की, उसके बारे में जो है विवरण मिलता है। कहां पर? बर्नियर की वृत्तांतों में। ठीक है, तो इस वृत्तांत के अनुसार कृषक गवर्नरों के बुरे व्यवहार से दुखी थे तथा करों के बोझ से दबे हुए थे। यानी कि जो वृत्तांत है वहां पर क्या लिखा हुआ, जो कृषक है वो गवर्नरों के बुरे व्यवहार से क्या थे? दुखी थे और करों के यानी कि टैक्स के बोझ से दबे हुए थे। कभी कभी उनके बच्चे को अनेक स्वामी द्वारा दास बना लिया जाता था। यानी कि जो स्वामी होते थे उनके द्वारा क्या बना लिया जाता था? दास, यानी कि एक प्रकार का नौकर। आपको पता है दास पर था, यानी कि पहले दास होती थी, दासी होती थी, दास होता था, दासी होती थी। उससे क्या होता था दोस्तों? सभी को नौकर बनाए रख जाता था। ठीक है, यानी कि अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आपको आपके बेटा को या फिर किसी को ले लिया जाता था और उसको अपने यहाँ रख दिया जाता था नौकरी पर, और वो हमेशा फ्री में काम करते थे। उसी को दासी बोला जाता था और दास बोला जाता था। कभी कभी उनकी बच्चों को अनेक स्वामी के द्वारा दास बना लिया जाता था। ऐसी स्थिति में गांव छोड़कर चले जाते थे। दूसरे वृत्तांत में बर्नियर लिखता है कि भारत की अधिकांश भूमि उपजाऊ है। यानी कि जो भारत की भूमि थी वो क्या थी? उपजाऊ थी, यानी कि जहां पर फसल होता था। यहाँ के कृषक उन वस्तुओं का भी उत्पादन करते हैं जो मिस्र के किसान नहीं करते हैं। यानी कि जो मिस्र के किसान होते हैं वो नहीं करते हैं, वैसे भी अनाजों का उत्पादन जो है वहां पर करते थे। उस वक्त की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ चावल और कपास की खेती अधिक की जाती थी। यह एक संपन्न व सुखी कृषक की तस्वीर प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस प्रकार दोनों वृत्तांतों दो अलग अलग तस्वीरों पेश करते हैं। इन वृत्तांतों का आपसी विरोधाभास इतिहास के निर्माण में बाधा पेश करता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों वृत्तांतों दो अलग अलग तस्वीरों पेश करता है। इन वृत्तांतों का जो आपसी विरोधाभास है वो इतिहास के निर्माण में क्या करता है, बाधा पेश करता है। ठीक है, 1919 ईस्वी के अधिनियम में ऐसा प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद इसकी सफलता की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा, पर परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि 1927 ईस्वी में, सॉरी फॉर दैट, तो आपको चीजें समझ में आ गई। यानी कि जो फ्रांसवा बर्नियर का जो वृत्तांत था वहां पर दोनों चीज के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि अच्छाई बातों को बताई गई और बुराई। तो वहां पर जो है कृषकों के बारे में, यानी कि कृषकों की जो किसान थे उसकी क्या दयनीय स्थिति थी, किस तरीके से उनको जो है टैक्स अगर वो अदा नहीं कर पाया तो दोस्तों उसको जो है अपने बेटे को या फिर किसी को भी दास या फिर दासी बनाया जाता था, उसके बेटे को। ठीक है, और उसको हमेशा के लिए काम करना पड़ता था। तो ये जो है बर्नियर के वृत्तांतों में ये चीज जो है बहुत यानी कि विवरण, यानी कि जो विस्तार पूर्वक विवरण जो है दिया हुआ। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। साइमन कमीशन भारत में क्यों आया, भारत में इसका विरोध क्यों हुआ? यानी कि ये जो साइमन कमीशन है वो भारत क्यों आया और भारत में इसका विरोध क्यों हुआ, इसको समझते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग समझिए। देखिए 1919 ईस्वी के अधिनियम में ऐसा प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद इसकी सफलता की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा, पर परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि 1927 ईस्वी में ही ब्रिटिश सरकार को एक कमीशन नियुक्त करना पड़ा। कब? 1927 में, ध्यान रखिएगा 1927 में ही ब्रिटिश को जो है एक कमीशन नियुक्त करना पड़ा। इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन। कौन थे दोस्तों? साइमन। इसीलिए उन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन कहलाया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो साइमन कमीशन दोस्तों उसके अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल साइमन थे। इसकी शुरुआत कब हुई? 1927 ईस्वी में हुई। यहाँ पर आपको बताया गया कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और यह कमीशन 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा। और यह भारत कब पहुंचा था? 1928 ईस्वी में। ठीक है, चूंकि इस कमीशन के 7 सदस्य में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशवासियों ने इसका तीव्र विरोध किया। देश के विभिन्न यानी कि अलग अलग भागों में हड़तालें हुई। इस कमीशन को काले झंडे दिखाए गए और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे बुलंद किए गए। कौन सा नारा बुलंद किया गया था? साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। इस दोस्तों काले झंडे दिखाया गया और ये जो है वहां पर नारे लगाए गए। ठीक है, और सरकार ने बड़ी कठोरता से प्रदर्शनकारियों को, यानी कि जो आंदोलन कर रहे थे, जो हड़ताल कर रहे थे, उनको क्या किया? दमन किया। और उस समय लाहौर में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जैसे वरियों विरुद्ध राजनेता पर अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों ने लाठी का प्रकार किया। लाठी का क्या किया? प्रयोग किया। लाला लाजपत राय को संघानित चोट लगी, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को सारे देशवासियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का था साइमन कमीशन, किस तरीके से उसको लागू हुआ 1928 ईस्वी में। और साइमन कमीशन को जो लागू करने वाला था वो कौन था? वो आपका साइमन ही था। ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन साइमन के द्वारा ही लागू हुआ। अब देखिए दोस्तों, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 15 क्या है कि खिलाफत आंदोलन क्या है, इसकी महत्व क्या है। आपको मालूम है, अगर छोटा तरीके से बताऊं तो 1919 ईस्वी में जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1919 से लेकर के 24 तक जो है ये खिलाफत आंदोलन चली थी। इसकी जो भूमिका कर रहे थे दोस्तों वो बहुत सारे, ये प्रकार का मुस्लिम का समझ सकते हैं आंदोलन है। ठीक है, तो इसकी जो भूमिका है वो कौन कौन कर रहे थे आपको पता चल जाएगा। पहले यहाँ पर देखिए खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 से लेकर के 20 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 1920 इसलिए कब हुआ? क्योंकि इसमें शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन कब से शुरुआत हुई थी? 1919 से 1920। वहीं पर अगर बात होगी असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन, तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो आपके 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन जो 1919 से लेकर के 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी। इस आंदोलन का क्या क्या मांगे थी इसको समझते हैं। देखिए, पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब यानी कि अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता को अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बने, यानी कि लायक बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी जो अपने असहयोग आंदोलन के साथ इसे क्या किया? मिलाने का कोशिश किया। ठीक है, और इसके महत्व यानी कि क्या क्या मांगते थे इसको समझते हैं, क्या क्या इनकी मांगे थी। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में खिलाफत आंदोलन का बड़ा महत्व है। इसी के कारण हिंदू और मुसलमान एकता को बल मिला, जिससे स्वतंत्रता यानी कि आजादी स्वतंत्र आंदोलन को मजबूती मिली। अंग्रेज सरकार जनता के सहयोग से वंचित हो गई और इसके फलस्वरूप
परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार एक बार फिर दुविधा में पड़ गई। ठीक है, तो एक बार 1857 की क्रांति में दुविधा में पड़ते अंग्रेज, उसके बाद फिर से एक बार पड़ गई। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए खिलाफत आंदोलन के बारे में तो आपको यही लिख देना है। इसके जो संस्थापक थे यानी कि जो इसके नेतृत्व थे कौन कर रहे थे, एक आपके मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद एक आपका शौकत अली। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें जो है अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन ये सभी इस्लामो संप्रभुता को अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतनी ही क्षेत्र में रहे इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करके योग्य बन सके। यही जो इनकी एक प्रकार का मांगे थी और मैंने आपको नीचे बताया। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज की वीडियो में। हम लोग ये जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किए हैं ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग जो भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए एक लाइक कर देंगे और जम करके एक बार शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों को ताकि वो भी क्लास कर पाए। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, जहां भी हो सके प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए। और इसी तरीके से आपकी रोज क्लास चलती है इसी टाइम पे, और कौन कौन सा टाइम मैंने आपको बता दिया, 7 बजे, 8:30 बजे, और कौन कौन सा टाइम आपका 4 बजे भी है, सुबह 8 बजे भी है। ये सभी टाइम पे दोस्तों आपको रोज जुड़ जाना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत मजे के साथ आपको पढ़ाई जाती है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है उसको दोस्तों तुरंत रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास, थैंक यू सो मच।